नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में 23 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 841 संख्या हो गई है मरीजों की। 376 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। अब तक 453 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से 13 लोगों की जान भी गई है, लेकिन आंकड़ा बढ़ता हुआ 23 नए मामले सामने आए हैं हरियाणा में। और इसी के साथ अब कुल संख्या कोरोना मरीजों की 841, 376 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, लेकिन अब तक 453 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ मौत का भी, और साथ ही जो संक्रमित लोग हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में 23 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आंकड़ा 841 पहुंच गया है। 376 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। अब तक 453 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां युवक की संदिग्ध मौत हुई है। बापू धाम कॉलोनी का युवक रहने वाला था। सेक्टर 16 अस्पताल पहुंचने से पहले ही के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल लेने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां एक युवक की मौत हुई है और अभी संदिग्ध ये पूरा मामला, क्योंकि ये युवक बापू धाम कॉलोनी का रहने वाला था। सेक्टर 16 अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। युवक के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी मौत के कारणों का खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस वक्त चंडीगढ़ में बापू धाम कॉलोनी है और वहीं का ये युवक रहने वाला बताया गया है, जिसकी मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को सेक्टर 16 अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। युवक के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल लेने के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज राठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, बापू धाम कॉलोनी के रहने वाले एक युवक की मौत की खबर है, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सुदेश, एक 35 साल का बताया जा रहा है और बापू धाम का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि अभी तक जानकारी मिली है जो डॉक्टरों से कि उसकी हालत जो है वो काफी खराब थी। उसको काफी तेज बुखार था, जिसकी वजह से उसको जो पैरामेडिकल टीम जो टीम्स हैं जो जाती हैं वो लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची और उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, वैसे ही वो उसकी मौत हो गई। हालांकि बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक हालांकि वो सस्पेक्ट है, अभी उसकी कोई रिपोर्ट सैंपल अभी लेना बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हॉटस्पॉट बना हुआ है बापू धाम की, अगर हम बात करें तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 120 प्लस मामले बापू धाम में ही हो चुके हैं। लेकिन मनोज, जो अभी जिस युवक की मौत हुई है, क्या इस युवक के सैंपल लिए गए थे? क्या ये उन लोगों के संपर्क में बताया गया जो पहले से कोरोना के संक्रमित हैं? देखिए, बापू धाम में मोस्टली कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लगातार मामले आ रहे हैं। हालांकि इस युवक की जो अभी तक इंफॉर्मेशन है देश, अभी तक जो जानकारी है वो अभी ये सस्पेक्ट बताया जा रहा है। इसको कुछ सिम्टम्स थे, काफी तेज बुखार था, जिसकी वजह से इसको पूरा पीपीई किट के उसके थ्रू जो टीम्स होती है, पैरामेडिकल टीम होती है, वो उसको इसके घर से उठाकर इसको हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही इसने दम तोड़ दिया। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि अब सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं और सैंपल आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर ये कोरोना पॉजिटिव था। रिपोर्ट का इंतजार करें, लेकिन अपने आप में मामला काफी संदिग्ध है तो बड़ा है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि बापू धाम ऐसा इलाका जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। 100 से ज्यादा मामले कोरोना के अकेले इस इलाके से हैं और वहां पर एक युवक की मौत हुई है। जानकारी ये मिली है कि तेज बुखार था, लेकिन जब उसे पैरामेडिकल की टीम सेक्टर 16 अस्पताल ले जा रही थी तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट का इंतजार, उसके बाद ही उसकी मौत के असल कारणों की जानकारी मिल पाएगी। और पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब में कोरोना से 2 और मौत हुई है। लुधियाना में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। मौत के बाद रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव पाई गई है। पंजाब में अब तक कोरोना से 35 लोगों की जान गई है।
खतरा टला नहीं है, भले रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन पंजाब में ये बड़ी खबर कि 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। लुधियाना में 2 लोगों ने दम तोड़ा है, मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पंजाब में अब कोरोना से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक आंकड़ा बढ़कर 35 हो गया है, क्योंकि 2 और लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से ही। लुधियाना में 2 लोगों ने दम तोड़ा है, मौत के बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। पंजाब में कुल आंकड़ा कोरोना की वजह से मौत का 35 हो गया है। तो पंजाब में कोरोना से 2 और जाने गई हैं। लुधियाना से यह मामला है, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ा है, मौत के बाद रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। पंजाब में मौत का आंकड़ा 35 हो गया है। भले कुछ दिनों में कोरोना के मामले कम आए हैं, लेकिन अब लुधियाना से जो बड़ी खबर है कि 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मौत के बाद रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 35 लोगों की जान गई है पंजाब में। पंजाब में 2 और लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। लुधियाना से मामला, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ा है, मौत के बाद रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि यानी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब में अब तक कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा साहसिक कदम उठाया है। आज से हरियाणा में रोडवेज की बसें दौड़ने लगी हैं। सफर में उन तमाम सुरक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा, हिदायतों का ख्याल रखा जाएगा, जिससे कोई खतरा पैदा ना हो। फिलहाल बसों के शुरू होने से उन लोगों ने राहत की सांस ली है जो लॉकडाउन में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे। लॉकडाउन के बीच हरियाणा रोडवेज का सफर शुरू होने से उन लोगों ने चैन की सांस ली जो अपने सबसे मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच इधर उधर फंसे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के 10 जिलों में रोडवेज की बसों में आप सफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टिकट ऑनलाइन ही कटानी पड़ेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। रोडवेज बस सेवा शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। इस वक्त मैं पंचकुला बस स्टैंड पर हूं और आप यहां देखेंगे कि जो तमाम यात्री हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी भी यहां पर हैं और बाकायदा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज भी करवाया जाता है और उसके बाद ही उन्हें बैठने की अनुमति दी जाती है। सुबह 8 बजे पहली बस पंचकुला से जो निकली थी वो सिरसा के लिए चली थी, वो जा चुकी है। सबसे ज्यादा बसें पंचकुला से 9 रूटों पर दौड़ रही हैं, यानी यहाँ कोरोना का खतरा कम है। उसके मुताबिक वहाँ राहत देने की कोशिश है। हालांकि सिरसा से फिलहाल एक ही बस चलाई जा रही है। जी, बहुत अच्छा कदम है हरियाणा सरकार का, इसे हम काफी खुश हैं और आने वाले समय भी अच्छा काम करे, इसे हम उम्मीद रखते हैं। इंतजार कर रहे थे आप लोग, कोई साधन नहीं? 2 महीने से इंतजार कर रहे थे इस चीज का। घर जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ज्यादा। अंबाला से भी पंचकुला के लिए बस सर्विस शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के चलते पहले दिन सिर्फ 4 यात्री ही पहुंचे। यही वजह है कि अंबाला से कैथल करनाल के लिए बसें नहीं चली। बस के अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीटों पर मार्किंग की गई है और पूरी बस को सैनिटाइज किया गया है। शाम को भी किया था, अब फिर किया दोबारा। हम कोई भी 1% भी रिस्क लेना चाहते। हमारे 10 पैसेंजर की बुकिंग हुई है, ऑनलाइन बुकिंग है और डेली बस जाएगी 8 बजे और अगले दिन सुबह 8 बजे आएगी। कल 8 बजे जो पंचकुला से चल के आ रही है पंचकुला डिपो की बस, वो कल पंचकुला वाली जाएगी। मैंने बुकिंग कर ली और उन्होंने टाइम दिया मुझे 8 बजे का कि यहाँ पे 8 बजे आपकी बस सर्विस आपको कैथल ले जाएगी, आपकी बस सर्विस बस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रियों के लिए लक्ष्मण रेखाएं भी खींची गई हैं। यही नहीं, बसों और पूरे बस अड्डे को भी सैनिटाइज किया गया है और सरकार के इन कदमों से रोडवेज यात्री बेहद खुश हैं। तो हमने अंबाला डिपो ने को 3 रूट अलाउड किए हैं मुख्यालय ने, अंबाला से करनाल, अंबाला से पंचकुला और अंबाला से कैथल। तो उसमें सरकार ने कुछ हिदायतें जारी करी हैं, उन हिदायतों को ही फॉलो करते हुए हम इन 3 रूट्स को चलाएंगे। लंबे समय के बाद रोडवेज की जो सेवा है वो दोबारा शुरू की गई है। रेवाड़ी से 3 बसों का संचालन किया जाएगा। रेवाड़ी से 2 बसें नारनौल के लिए और 1 बस पंचकुला के लिए रवाना की जाएगी। हालांकि जो प्रक्रिया है अभी ऑनलाइन टिकट के जरिए ही आप इसमें सफ़र कर पाएंगे।
इसलिए फ़िलहाल जो नानोल के लिए जो बस रवाना हुई है उसमें कुल 6 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 5 लोग ही यहाँ बस स्टैंड पर पहुँच पाए। हरियाणा सरकार ने जो साहसिक कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि फिलहाल टिकट ऑनलाइन मिलने से बसों में भीड़ भी कम है, लेकिन उम्मीदों भरा सफर शुरू होने से आगे बड़ी राहत की आस जगी है। पंचकुला से मनोज कुमार, सिरसा से नकुल जसूजा, अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18। प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम के दावे करने वाली पंजाब सरकार को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सैकड़ों की तादाद में यूपी बिहार जाने के लिए मजदूरों ने उन रास्तों को चुना है जहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस शहर में रोजी रोटी कमाने आए, उस शहर से घर वापसी के लिए ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सपने में भी कभी इन प्रवासी मजदूरों ने सोचा नहीं होगा। आप ये बताइए, सरकार कह रही है कि मजदूर कहीं ना जाएं, अपने जिन शहरों में आप काम करते हैं वहीं रहें, आपके लिए शिविर बनाए जाएंगे, खाने का सामान दिया जाएगा और आपको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? कोई सर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही, सिर्फ आदेश दिए जाते हैं, सिर्फ समझाया जाता है ये होगा, कहीं कुछ नहीं होता है सर। 1% की सुविधा नहीं ऑन लेवल हो रही है सर जी। 15 दिन से हम लोग जब बिल्कुल बेबस हो गए तब हम लोग को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजाब सरकार कह रही है रजिस्टर कराइए, ट्रेनें चलेंगी। सर मेरे पास मेरे पास बैक डेट 15 दिन का है, हमारे पास डिटेल है सर। तो कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया? जी सर, कोई रिस्पांस नहीं आता है। उसके बाद भी अगर कोई वहां से कोई नंबर होता नहीं है सर, हम लोग वेट ही कर सकते हैं। 15 दिन वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये कदम उठाए। अंबाला के नजदीक हरियाणा पंजाब की सीमा शंभू बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है, लिहाजा पुलिस को चकमा देने के अलावा मजदूरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और उन जोखिम भरे रास्तों को चुना है जहां एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार चले जा रहे हैं। पंजाब की तरफ से लोग आए हैं और इनको आगे दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी, लखनऊ और कई लोगों को बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है। जो रूट है वो हरियाणा से होकर जाता है, लेकिन हरियाणा में इन लोगों की एंट्री नहीं है और इस वजह से देखिए कितने खतरनाक तरीके से जो घग्गर नदी है इसको ये लोग पार कर रहे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब से बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर यूपी बिहार के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। इनमें महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा की सीमा में दाखिल होने के लिए ये मजदूर राजगढ़ गांव से जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ घग्गर नदी तो दूसरी तरफ उन तमाम नालों को पार करने की चुनौती है जो राह में रोड़ा बने। हाईवे पर पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से रोक रही है, तो इस तरह से खेतों से ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई नदी आती है, नहर आती है, उसको भी पार करके लोग लगातार गुजर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं अपनों तक, अपने घर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लुधियाना से, जोधेवाला बस्ती से। लुधियाना से पैदल ही चल के आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कितने दिन हो गए पैदल चलते हुए? 2 दिन हो गए। 2 दिन से हो गए। तो 2 दिन से लगातार ऐसे ही सामान लेके चल रहे हैं? हाँ सर। तो हाईवे से क्यों नहीं आ रहे? आपके खेतों में से क्यों आ रहे हैं? हाईवे से वहाँ सर बोल रहे हैं कि पुलिस वाला पकड़ के विदा कर देते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग इधर पकड़ के चले जाते हैं। तो आप खेतों में से आ रहे हैं? हम लोग इतना दूर आ गए हैं, फिर वापस जाएंगे। इससे अच्छा है जो मरते उड़ते जैसे भी जाना होगा, भूखा जाएंगे तो भूखा जाएंगे। सिर पर बोझा और पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर, ऊपर से मई का महीना। लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। किसी को बदायूं, झांसी और लखनऊ जाना है तो किसी को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी पार करके बिहार जाना है। लेकिन मजदूरों के इस हालात के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सीधे तौर पर पंजाब को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पंजाब अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभा नहीं रहा और हमारे डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी के साथ कई बार बात की है कि आप इन लोगों को रोकिए अपने ही प्रदेश में। और मुझे तो हैरानगी होती है कि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हमने कर्फ्यू लगा रखा है, फिर कर्फ्यू लगा रखा है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ रहे हैं?
इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब सरकार प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने में नाकाम साबित हुई है। लेकिन क्या पंजाब, क्या हरियाणा और क्या हिमाचल, देश भर के प्रवासी मजदूरों की यही हालत है। सरकार ने जैसे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखकर अब नींद से जागने की जरूरत है। ये लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जहां ये काम करते थे वहां पर रोजगार नहीं है, जहां रहते थे उन जगहों का किराया नहीं दे सकते, ऐसे में सड़क पर आ गए हैं। तो अब इनको लगता है कि पैदल ही धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं जो कि चलना शुरू हुए हैं पंजाब से और पहुंचना चाहते हैं अपने घरों तक, और ये यात्रा लगातार इनकी जारी है। रास्ते में कहीं पर इनको खाने के लिए लंगर मिल जाए, पानी मिल जाए तो ये लोग वो खाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। हरियाणा के अंबाला से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। प्रबंध तो किए जा रहे हैं, लेकिन राजपुरा में आज भी सैकड़ों मजदूरों को पंजाब में कर्फ्यू लगा होने के कारण प्रदेश भर में फैक्ट्रियां बंद हैं। प्रवासी मजदूरों के पास ना तो काम है और ना ही खाने के लिए पैसा, और मजबूरन ये प्रवासी पैदल ही अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े हैं। शुक्रवार को दर्जनों ही मजदूर लुधियाना जालंधर से पैदल ही अपने परिवारों के साथ राजपुरा के बस स्टैंड पर पहुंचे। इन मजदूरों के मुताबिक मीलों का सफर तय करने के बाद शंभू बैरियर से उन्हें वापस भेज दिया गया और ये अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कभी एक पैकेट बिस्कुट मिलता है बस, कभी एक टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम कभी मिलता ही नहीं है, कभी बाई चांस सर 2 टाइम मिलता है। सर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार सर यही अपील करना चाहता है सर, मान के चलिए अपने घर हम चले जाए सर, अपने घर में जो भी 2 रोटी मिलेगा सर वही सही है सर। जब लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा सर फिर से यहाँ पर चले आएंगे सर। सैकड़े ही मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए राजपुरा बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं। वहां प्रशासन भी इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ मजाक कर रहा है। सैकड़े मजदूरों में से सिर्फ 35 को बसों के जरिए पटियाला भेजा गया, जहां से ये यूपी और बिहार के लिए रवाना होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सिर्फ 35 मजदूर ही क्यों, जबकि बाकियों को बस स्टैंड से वापस घर भेजने के हुक्म सुना दिए गए। खाना दो, क्योंकि हम लोग तो डेली कमाने खाने वाले आदमी थे, तो हम लोग को अगर खाने के लिए अभी कमरा के किराए के लिए मान के चलिए हम लोग को मतलब इतना परिश्रम हुआ है कि कहने का भी लायक नहीं है। किसको बताएं? सरकार को नहीं बताने के लिए हम लोग को टाइम देते हैं। अपने खून पसीने के साथ जिन फैक्ट्रियों को ये मजदूर सालों से चला रहे थे, इस मुश्किल घड़ी में फैक्ट्री मालिकों ने भी इनका साथ छोड़ दिया और प्रशासन भी मजाक कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिरकार जाएं तो ये प्रवासी जाएं कहां? राजपुरा से अमरजीत पन्नू, न्यूज़ 18। कोरोना की वजह से देश में जहां तमाम उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं अब लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद एक उम्मीद भी जगी है। एक बार फिर से फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, जिससे लोगों पर मंडरा रहा रोजगार का संकट कम होने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से जहां देश की रफ्तार थमी, वहीं आर्थिक व्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। यहां तक कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। लेकिन अब लॉकडाउन में मिली ढील और फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू होने से उम्मीद की किरण जरूर मिली है। रोहतक की नटबोल्ट फैक्ट्री में एक बार फिर काम शुरू हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फैक्ट्री में काम शुरू हुआ है। वहीं अब रोजगार का संकट कम होने की भी उम्मीद जगी है। आज ये पोजीशन है कि भाई बिजनेस ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। अभी भी सटन विद इन इंडिया बहुत सारे कस्टमर्स हमारे खुले नहीं हैं, क्योंकि कोई रेड जोन में है, कोई कंटेनमेंट एरिया में है। तो एक तो पहले सब कस्टमर्स को खुलना है और उसके बाद सबके पास लेबर की अवेलेबिलिटी चाहिए, प्लस अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स चाहिए। तो कंट्री और पूरा वर्ल्ड जहाँ 400 करोड़ इस वक्त लॉकडाउन पोजीशन में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है। सरकार के सामने एक तरफ लोगों की जान बचाने तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है, और इन दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिए अब लॉकडाउन में ढील और फैक्ट्रियों में उत्पादन की शुरुआत की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे और कोरोना वायरस का संक्रमण भी न फैले। बहरहाल आम इंसान के साथ साथ उद्योगपतियों में भी अब एक नई उम्मीद जरूर है कि जल्द अब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, रोहतक।
एक तरफ जहां सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के साथ जूझ रही है, वहीं बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अनाज मंडी में पुख्ता प्रबंध न होने की वजह से सैकड़ों क्विंटल गेहूं पानी पानी हो गया। तस्वीरें झज्जर मंडी की हैं। किसानों की ओर से बच्चों के जैसे पाली अपनी फसल बेमौसमी बरसात के कारण पानी पानी हो गई। दरअसल मौसम विभाग की ओर से बरसात का अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मंडी में फसल के बचाव के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण करीब 1.25 लाख क्विंटल गेहूं पानी में बह गया, जबकि आढ़तियों का कहना है कि मंडी सिर्फ भगवान के भरोसे चल रही है, कोई भी अधिकारी मंडी का दौरा करने के लिए नहीं आता। नहीं तो जमींदार की पेमेंट गिरने दे रहा प्रशासन, नहीं कोई ट्रका की व्यवस्था हो रही ढंग की, नहीं मतलब माल उठने की व्यवस्था हो रही है। बस न्यू हक आड़ती के गल में फांसी घालनी थी वह घाल की ना। जब तो छह डीसी मीटिंग ले है क्या कोई ले डीसी आके ना संभालता कोई प्रशासन अधिकारी। बारिश को खास नहीं है क्योंकि आड़ती पत्र का प्रबंध अपना जो मैं नुकसान हो रहा है ना वो जो उठान ना के बराबर हो रहे हैं। उधर दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि किसानों और आढ़तियों को पहले से ही मौसम के प्रति सूचित कर दिया गया था, लेकिन फसल के बचाव के लिए उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि खराब हुई फसल की भरपाई की जाएगी। ये अनाज मंडी में कोई नुकसान नहीं है, सभी ने अपने तिरपाल कवर करके रख रखे और इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं है जैसे नुकसान हो सके। सर आढ़तियों की समस्या है कि उठान नहीं हो रहा और ना ही पेमेंट मिल रही टाइम पे। उठान धीमे। और इस वक्त दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, वहीं आपको ले चलते हैं। इसके अंदर प्रोक्योरमेंट बेहद अच्छे तरीके से हुई। आज के दिन भी 3-3.5 लाख मेट्रिक टन की लिफ्टिंग प्रतिदिन अलग अलग हमारे परचेज सेंटरों से हो रही है। ये निर्णय सरकार ने लिया है कि जो 1800 सेंटर्स थे उसको हम कट डाउन कर पिछले 5 दिनों के अंदर 900 सेंटर्स पे ले आए थे, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स थे जिनमें दिन में 5 या 10 फार्मर्स ही आते थे। और जो फुटफॉल था क्रॉप का, जो पहले 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास प्रतिदिन का आ रहा था हमारी अलग अलग मंडियों में, पिछले 2 दिनों के अंदर वो 1.5 लाख मेट्रिक टन से कम आ गया। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को हम कट डाउन करेंगे और अब फार्मर्स को जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, बड़े पक्के परचेज सेंटर्स हैं, उन्हीं तक सीमित करने का काम करेंगे। एक निर्णय जरूर ये लिया गया है कि जैसे ही एमएचए की नई गाइडलाइंस आएगी, जो कि 17 तारीख देर रात से इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद जो हमारे आड़ती हैं जिनका साथ लगते हुए प्रदेशों के साथ भी व्यापार है, क्योंकि अब तक इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद थी, हम उनके लिए भी अपना पोर्टल ओपन करेंगे कि वहाँ का उनके साथ जुड़ाव का जो फार्मर है वो अपने आप को रजिस्टर भी कर ले और उसको भी बाकायदा, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हरियाणा के फार्मर की रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्टर करके ही उसको बुलाया जाएगा। एसएमएस वेरिफिकेशन के बाद बॉर्डर क्रॉसिंग की उसको परमिशन दी जाएगी। अब तक 3 केस हमारे पास घरोंडा के भी, पिपली के भी आए थे, जहाँ ट्रकों के अंदर, गुड्स कैरियर के अंदर दूसरी स्टेटों का गेहूं आया था, जिनको हमने वापस किया। मगर आड़तियों की निरंतर ये मांग है और उसको देखते हुए ये प्रपोजल आया था कि 17 तारीख को 12 बजे से हम पोर्टल को खोलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और 20 तारीख के बाद प्रति